हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये आज हम लोग जो है हाई स्कूल का एनसीईआरटी बुक का एक 10वां अध्याय है जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नाम से है। तो उसका हम लोग आज सेकंड वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर था वो प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण हैं और दीप्तादीप वस्तुओं के बारे में था। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परावर्तन। पहला टॉप में ये अध्याय 10 लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम पहले परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर अपवर्तन के बारे में। तो परावर्तन के पहले पहुंचने से पहले हम लोग प्रकाश किरण क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। फिर आएगा इसके बाद सीरियल से जो जो टॉपिक आएंगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे इसमें पहली जो हेडिंग है वो प्रकाश किरण है, रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण, किरण में जानते हैं ऐसा है कि किरण का एक एंड पॉइंट होता और एक एंड पॉइंट नहीं होता है। ऐसा आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं। किरण इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक तीर से, इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब किसी एक चीज से वो निकलेगी जिसका एंड पॉइंट होता है और कहाँ तक जाएगी वो अनंत रूप से फैलती रहती है, तो उसे किरण कहा जाता है। तो प्रकाश किरण जो है किसी समान को डिफाइन करने के लिए किसी समान माध्यम में, मतलब समान माध्यम में होमोजेनियस एक मीडियम हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उस मार्ग को ही प्रकाश किरण कहा जाता है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि किसी समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखी, मतलब होता है सरल रेखी, एक रेखा रेखी मार्ग से होकर जाता है उस मार्ग को ही प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उस मार्ग को ही प्रकाश किरण कहते हैं। किसी एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों को समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ये 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज मतलब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पर मिलना,
अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर मिलना। तो जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर ही आकर मिलती हैं तो उसे कहा जाता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जैसे प्रकाश किरण पुंज का मतलब है किसी एक पॉइंट पर आकर के सारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं, तो ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है कि सारी प्रकाश किरणें आकर के किसी एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं, तो यह अभिसारी कहलाता है। ठीक, यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिलना। अब दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा है अपसारी। अपसारी मतलब होता है फैलना, प्रकाश किरण पुंज मतलब डाइवर्जेंट रे ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है, मतलब डाइवर्ट होना, मतलब है कि किसी एक पॉइंट से प्रकाश किरणों का फैलना, किसी एक पॉइंट से प्रकाश किरणों को फैलना, उसी को कहा जाता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते। मतलब एक पॉइंट से फैलना, ये था एक पॉइंट पे केंद्रित होना, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते। अब क्या है कि एक पॉइंट से सारी प्रकाश किरणें फैलेंगी चारों दिशाओं में, जैसे सन से रे फैलते हुए आती, जब वहां से निकलती है तो चारों दिशाओं में फैलती है, तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी किसी एक पॉइंट से फैलना। तीसरा है समांतर, पैरेलल, समांतर प्रकाश किरण पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती, पैरेलल, यानी कि जब पैरेलल मतलब समझ रहे हैं, समांतर, जब प्रकाश किरणें परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। जब प्रकाश किरणें परस्पर क्या होती है, समानांतर होती है, आपस में समांतर होती है, तो उसे हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज, मतलब परस्पर, पैरेलल, ऐसे। और समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज। यानी एक ही दिशा में आने वाली सभी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो तीन टाइप का हुआ, अपसारी, अभिसारी मतलब एक पॉइंट पर आके मिलना सभी प्रकाश किरणों का। दूसरा है अपसारी, किसी एक पॉइंट से सभी प्रकाश किरणों का फैलना। तीसरा है
सारी प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं, तो उसे हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर। इसमें परावर्तन समतल दर्पण का नहीं है, हम लोग गोली दर्पण का परावर्तन पढ़ेंगे। अब जैसे हेडिंग हमारी है उसके बाद की प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन मतलब होता कोई चीज आके किसी चीज से टकरा के लौट जाना, जहां से आई थी जिस माध्यम से उसी माध्यम में वापस चले जाना को परावर्तन कहा जाता है। चाहे वो कोई भी चीज हुई, आई, टकराया, वो वापस चला गया उसी तरफ, तो उस चीज को परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन भी है कि किसी चिकने तल से, परावर्तक तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चले जाने को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल बात कि किसी भी परावर्तक चिकने तल से प्रकाश का टकरा कर वापस उसी माध्यम में चले जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आना, टकरा करके वापस जाना, इसी चीज को परावर्तन बोला जाता है। तो इस बात को लिख लेते हैं। प्रकाश का किसी परावर्तक चिकने तल से, प्रकाश का किसी परावर्तक चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब देखिए, परावर्तक का मतलब होता है कि पृष्ठ चिकना हो और उसके दूसरी तरफ जो है पॉलिश की गई हो, जैसे मरकरी यानी कि पारे की चांदी का लेप लगा करके उसमें लेड ऑक्साइड का जो लाल रंग का होता है उसका लेप कर दिया जाता है, तो सामने वाला पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। यानी कि पीछे का पृष्ठ को हम लोग लेप कर देते हैं, पॉलिश मार देते हैं। वो पॉलिश चांदी की होती है, मरकरी की होती है, उसी पे आयरन लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया जाता है, तो वो चीज़ परावर्तक हो जाती है। मतलब कि एक प्रकाश आता है, टकरा करके वापस चला जाए, मतलब आर पार, वो पारदर्शी नहीं होता। वो पृष्ठ क्या होता है, पारदर्शी नहीं रह जाता। अगर पारदर्शी होता तो लाइट आती, टकराती, पार निकल जाती, वापस नहीं जा पाती। तो इसीलिए उसको हम लोग एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं। तो उस पॉलिश करने को ही कहा जाता है सामने वाला पृष्ठ परावर्तक हो गया। परावर्तक का मतलब कोई चीज़ अब उससे टकराएगी तो वापस उधर ही चली जाएगी जिधर से वो आई थी। तो प्रकाश का किसी परावर्तक चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। सिंपल। अब जैसे इसके लिए समझते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे हमने एक समतल दर्पण लिया, हालांकि इस सिलेबस में समतल दर्पण नहीं है और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कोई चीज़ नहीं है। हालांकि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है
और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जितनी दूरी वस्तु खड़ी रहती है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, सेम साइज का बनता है। तो ये चीज़ हालांकि है नहीं, तो जो है उसी पर फोकस किया जाए। तो ये है समतल दर्पण है, ये चिकना तल है। हम इसे परावर्तक पृष्ठ बनाना चाहेंगे तो एक तरफ से इसको क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। ये देखने में समतल लग रहा है, जिसको हम लोग समतल दर्पण कह सकते हैं। इसमें जो है प्रकाश की किरण अगर ठीक इसके लंबवत अगर आपतित हो रही है, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, मान लेते हैं हम इसको, इस पे एक लंब डाल देते हैं, ये जिसको हम लोग क्या कह लेंगे, अभिलंब। यानी कि अगर प्रकाश किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होती है तो उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये चीज़ क्या है, अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल। और एक चीज ये भी याद रखना है कि अगर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वो उसी रास्ते से परावर्तित, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक, यानी कि लंबवत आपतित होती है तो उसी परावर्तन तो होता है लेकिन उसी रास्ते पर होता है, जिस रास्ते से आई होती है उसी रास्ते पर लौट जाती है। इस पॉइंट पे अभिलंब जहाँ पे डाला जाता है वहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे दर्पण को टच करता है, जिसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसमें क्या है कि एक हम तिरछे प्रकाश किरण को लेते हैं, जिसको हम लोग आ रही है टकराने के लिए, तो इसीलिए हम लोग आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, आपतित किरण या आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और ये लाइट अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए टकराती है उसी को आपतन कोण कहा जाता है, और आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, कोण आई से प्रदर्शित करें। टकराने के बाद प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो जो लौट के जाने वाली किरण होती है इसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और अभिलंब के साथ वो जितना कोण बनाते हैं उसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण, और स्मॉल आर से दिखाते हैं। इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। इसे क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण। एक चिकना तल था जिसको हमने एक तरफ से पॉलिश कर दिया तो यह हो गया परावर्तक पृष्ठ। समतल है तो एक तरह समतल है। इस पे एक हमने नॉर्मल रे डाली जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, तो उसका परावर्तन उसी डायरेक्शन में होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी दर्पण के ऊपर चिकने तल परावर्तक पृष्ठ पर कोई चीज लंबवत पड़ेगी तो उसका परावर्तन तो होगा लेकिन उसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन से आकर के वो आपतित होती है उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। हाँ, ये अपना मार्ग कब बदलेगी, जब ये तिरछे आपतित होगी, तिरछे आएगी तो तिरछे चली जाएगी। अभिलंब से ये जो आती है तिरछे, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, आई से दिखाते हैं। और ये परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, आर से दिखाते हैं। ठीक। एक चीज और है इसमें कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पे अविलंबवत आपतित होती है तो पूछा जाता है
कि मान लीजिए ये दर्पण है, समतल दर्पण है और इस पे एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? उसका आपतन कोण परावर्तन कोण कितना होगा? तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश किरण जब अभिलंबवत आपतित होती है तो उसी रास्ते से लौट जाती है, यानी कि परावर्तित और आपतित किरण हो गई परस्पर पैरेलल, और जानते हैं कि दो पैरेलल किरणों के बीच का कोण 0 होता है। तो इसीलिए आपतित जिधर से हुई, आपतित किरण यही है और परावर्तित किरण भी यही है और अभिलंब भी यही है, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण क्या बनेगा? 0, क्योंकि दोनों परस्पर पैरेलल, और जाने वाली किरण अभिलंब दोनों पैरेलल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये दोनों रे जब इसी पे चले आएंगी तो आई आर क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए कि जब भी कोई रे दर्पण पे लंबवत आपतित होती है तो उसी रास्ते से लौट जाती है और आपतन और परावर्तन कोण 0 होते हैं। अभी एक चीज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी परावर्तक चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन कैसे होता है आप लोगों ने फिगर में देख लिया। जो जहाँ पे प्रकाश किरणें टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और जो आपतित किरण आकर के आपतन बिंदु पे टकराती है उसे वही आपतित किरण कहते हैं, और जो वापस लौट के जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अगर अभिलंबवत कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसी रास्ते से लौट जाएगी, आपतन परावर्तन कोण दोनों के 0 होंगे। अब परावर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश का जो किसी चिकने तल से परावर्तन होता है तो वो कुछ नियम के अंतर्गत होता है, कुछ नियम के अंतर्गत होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये 2 नियमों का पालन करता है। और पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम है कि जो आपतन कोण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, चलिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। मतलब कोण जो आई होता है वो ऑलवेज इक्वल टू कोण आर, आई आर ऑलवेज आपस में बराबर। मतलब जितने कोण पर आकर के वो आपतित होती है अभिलंब से, उतना ही कोण पर वो जाकर के अभिलंब से परावर्तित होती है। तो आई आर ऑलवेज इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों
एक ही तल में होते हैं। मतलब ये किरणें जो होती हैं ये सब एक तल में ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण एक श्यामपट्ट के तल में है तो परावर्तित किरण इधर है दूसरे तल में, ऐसा नहीं। जैसे हम बनाते हैं ये तो तीनों एक ही में लाई करेंगे। जैसे ये भी देखिए श्यामपट्ट में, अभिलंब ये भी श्यामपट्ट में है, परावर्तित किरण ये भी श्यामपट्ट में। मतलब है कि ये तीनों जो रेज हैं वो किसी एक तल में ही होंगे। यहाँ पे जैसे हमारा श्यामपट्ट है, आपका कॉपी है तो कॉपी उसका तल हो गया, यहाँ पे श्यामपट्ट होगा तो तीनों एक ही तल में होंगे। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट परावर्तन के नियम थे जिसका पालन करते हुए प्रकाश का परावर्तन होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा प्रूफ किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, लाई करते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो ये था हमारा परावर्तन का नियम। अब हम लोगों को जो पढ़ना है डिटेल में वो है गोली दर्पण। क्या है? गोली दर्पण। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी गोलीय दर्पण, मतलब स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण का मतलब होता है जिसका एक तल चिकना हो, परावर्तक हो, एक तरफ पालिश हो, तो उसे दर्पण कहा जाता है। अब गोली दर्पण मतलब होता है कि ये कांच के खोखले गोले का भाग होता है। एक कांच होता है जो पारदर्शी होता है, समान मीडियम होता है, वो कांच का खोखला गोला होता है, उसी का एक पार्ट होते हैं। और गोली दर्पण का एक पृष्ठ जो होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, वो गोली होता है, इसीलिए इसको हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। यानी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो से किरणें आकर टकरा के जाती हैं, जो चिकना तल होता है, वो गोली होता है, इसीलिए इसको हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। और ये कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी से निकाल के बनाया गया होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो गोली दर्पण जो होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है। गोली दर्पण कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाते। तो गोली दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली मतलब वक्राकार, टेढ़ा रहेगा, ऐसे समतल नहीं, फ्लैट नहीं रहेगा। अब जैसे अब इसके बाद आता है गोली दर्पण के प्रकार। तो प्रकार पे हम लोग अभी आते हैं। अब जैसे क्या है कि ये कांच का खोखले गोले का भाग होता है, जैसे हमने कहा कि ये कांच है का खोखला गोला, ठीक, जिसका एक सेंटर होगा। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले, सॉरी 2 बार लिखा गया, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। तो हम जैसे ये कांच का पारदर्शी खोखला गोला है और इसका एक भाग होता है, तो इसको हम एक पार्ट थोड़ा काट लेते हैं। तो ये पार्ट को हम अलग से अगर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का बनता है। हालांकि ये परावर्तक
तक नहीं है अभी। ये क्या है, पारदर्शी है, अगर प्रकाश किरण इस पे आएगी तो आर पार निकल जाएगी। तो ये कांच का खोखले गोले का एक पार्ट हुआ। आगे लिखा है जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी एक पृष्ठ परावर्तक होगा और वो गोली होगा। तब यहाँ पे तो गोली अंदर वाला भी है बाहर वाला भी, यानी कि दो पृष्ठ है, एक अंदर है जो दबा हुआ है, एक बाहर है जो उभरा हुआ है। इसके कितने पृष्ठ हैं? दो, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अंदर माने दबे हुए भाग, बाहर वाला में उभरे हुए भाग। तो परावर्तक अभी नहीं है। तो इसको हमें परावर्तक बनाना है, तो परावर्तक बनाने के यहाँ पे दो चांस है। कितने चांस है? दो। आप या तो अंदर से इसको परावर्तक बना दीजिए या तो बाहर से बना दीजिए। अंदर वाले पृष्ठ को बाहर परावर्तक बनाना है तो बाहर पॉलिश करनी होगी, बाहर वाले को परावर्तक बनाना है तो अंदर पॉलिश करनी होगी। यानी कि इसको परावर्तक बनाने के दो तरीके होते हैं, दो तरह से, या तो अंदर वाला बना दे या तो बाहर वाला बना दे। इस तरह से यहाँ पे गोली दर्पण बनाने के दो चांस हो गए। यानी कि गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अगर हम बाहर से इसको पॉलिश कर दें और अंदर वाले भाग को परावर्तक बना दें, यानी अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? हालांकि अभी परिभाषा लिखेंगे, अवतल दर्पण। और अगर हम अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दें और उभरे हुए भाग को परावर्तक बना दें, यानी प्रकाश इस भाग से परावर्तित हो, तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल इसलिए कि उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा। अवतल इसलिए कि अंदर दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन। इसलिए गोली दर्पण जो है वो दो तरह का होता है। गोली दर्पण दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि इसको परावर्तक बनाने के दो तरीके, चाहे आप अंदर वाला परावर्तक बना दीजिए चाहे बाहर। अगर अंदर वाला बनाते हैं तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, अगर बाहर वाला परावर्तक है तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। यानी अवतल को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो गोली दर्पण हुआ कितने प्रकार का? दो प्रकार का। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल गोली दर्पण, उत्तल दर्पण। अब पहला अवतल दर्पण क्या होता है? यानी कि कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण वो होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के दबे हुए भाग से हो और उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई। यानी कि गोली दर्पण का अगर दबा हुआ भाग परावर्तक हो और उभरे भाग पर पॉलिश हो तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जब गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो, या सिंपल लिख सकते हैं कि जिसके वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, सिंपल दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो अवतल, उभरे हुए भाग से परावर्तन तो उत्तल। तो उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो और दबे हुए
जो दबा अंदर वाला भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब जैसे ये है, इसके हमने उभरे भाग पे पॉलिश कर दिए, मतलब लेप चढ़ा दिया मरकरी या का, फिर लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। अब इसके दबे हुए भाग से प्रकाश ऐसा आया और ऐसा चला गया। देखिए, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उभरे भाग पे पॉलिश से। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। अब चलिए दूसरे वाले दर्पण की तरफ। दूसरा वाला हमारा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा वाला क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश वर्ड है। यानी यही बात उलट देंगे कि जब गोली दर्पण के दबे भाग पर पॉलिश हो, यानी कि जब गोली दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे गोली दर्पण को अवतल दर्पण, या यहाँ एक लाइन बढ़ा दें कि ऐसे गोली दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब जैसे क्या है कि ये है गोली दर्पण है। अब इसके हमने क्या किया? दबे हुए भाग से पॉलिश कर दिया। अब उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरण आए और उभरे हुए भाग से ऐसे चले। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। आने वाले को हम आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में एक अभिलंब भी होता है जो इस पे नॉर्मली आपतित होता है। अभिलंब जो हमेशा दर्पण पे लंबवत आपतित होता है और उस किरण का भी परावर्तन होता है, लेकिन उसी रास्ते से हो जाता है, इसीलिए उसको दिखाया नहीं जाता है। तो ये था हमारा गोली दर्पण, उसका प्रकार और उसकी परिभाषाएं। ठीक। अब इससे रिलेटेड गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको देख लेते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो अगली हेडिंग हमारी है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जिसमें आएगा, पहला जो आएगा वो दर्पण का ध्रुव आएगा। पहला है हमारा दर्पण का, गोली दर्पण का ध्रुव। ध्रुव मतलब पोल। गोली दर्पण का ध्रुव, पोल। तो गोली दर्पण में हम लोग दोनों जानते हैं, अवतल भी आएगा और उत्तल भी आएगा। तो जो दर्पण का ध्रुव होता है वो दर्पण का सेंटर होता है।
यानी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ही गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण के ठीक सेंटर वाली पॉइंट, तो गोली दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर वाला मध्य बिंदु होता है, उसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसी बात को लिख लेते हैं कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते, गोली दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, उसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। या कह लीजिए कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। तो गोली दर्पण का मध्य बिंदु कहिए या परावर्तक पृष्ठ को मध्य बिंदु कहिए, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो दर्पण का बीच वाला ही हिस्सा लेना और बीच वाला पॉइंट ही लेना। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर ये हम दर्पण बना रहे हैं, इसका बीच वाला पॉइंट बीचों बीच वाला पॉइंट ध्रुव कहलाता है। बीचों बीच वाला पॉइंट ध्रुव कहलाता। हालांकि सारी चीज़ हम एक बार अलग से फिगर में ड्रॉ कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, सब प्रदर्शित कर देंगे। बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, पहले सारी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। अब जैसे है दर्पण का वक्रता केंद्र, दूसरा है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C से दिखाएंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए कि गोली सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोली दर्पण जो है वो कांच के जिस खोखले गोले का भाग था उसका जो सेंटर होता, केंद्र होता है, वही इसका भी होता है। यानी कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने ये पार्ट लिया था, अब ये कांच के खोखले, अब इसे थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश करिए। देखिए ये गोला बन गया, तो इस गोले का एक सेंटर होगा और उसी को हम लोग इस दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमने जिस कांच के खोखले गोले से काट कर उसको अलग किया था, तो उसका जो सेंटर होता है वो इसी का
गोली दर्पण का सेंटर कहलाएगा। अब जैसे ये गोला बन गया, इसे यहाँ से काट के अलग कर दीजिए। तो इसका जब भी हम सेंटर बनाएंगे तो उतनी ही दूरी बनाएंगे जितना इसके गोले बनाने पर इसका सेंटर जहाँ पे आ रहा है, तो उसका सेंटर ही गोली दर्पण का सेंटर कहलाता है, यानी वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से दिखाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वही चीज कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। यानी कि गोली, जो कांच का खोखला गोले का जो रेडियस होता है, वही इसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि ये हमारा दर्पण था, सपोज इसे पूरा करिए, मान लीजिए, तो यहाँ पे इसका सेंटर हुआ और ये दर्पण है, इसके परिध से इसके सेंटर तक की जो दूरी है वही वक्रता त्रिज्या होती। तो कहने का मतलब इस गोले का ये रेडियस है, तो वही रेडियस कांच का गोली दर्पण का भी होता है। यानी कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब जो है हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष पढ़ेंगे। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। गोली दर्पण का क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य जो अक्ष होता है, प्रिंसिपल जो एक्सिस होता है, वो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाता है। मतलब कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के भी दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी जो भी रेखा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से और मुख्य अक्ष से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे और किसी अक्ष को नहीं। बाकी दूसरी अक्ष को गौण अक्ष कहा जाएगा, लेकिन जो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं।
मुख अक्ष क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। अब चलिए इस फिगर में हम सारी चीज़ को बता देते हैं। ये मान लीजिए आपका ये अवतल दर्पण है। ये उसका ध्रुव हो गया, यहाँ पे बीचों बीच, और इसका ये वक्रता केंद्र हो गया। तो C और P से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। हालांकि उसका अभी उसका भी बना देते हैं उत्तल दर्पण का। और देखिए P और C के बीच की दूरी को हो वक्रता त्रिज्या। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या कहा था कि कांच के खोखले गोले का जो त्रिज्या होती है वही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आप कह सकते हैं कि वक्रता के ध्रुव के बीच की दूरी को ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी जो वक्रता केंद्र और सारी चीजें दर्पण के सामने होती हैं। अब तो ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, और ये मुख अक्ष हो गया। ठीक, अब उसको भी बना देते हैं उत्तल दर्पण वाला। ध्रुव हुआ, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण दबे भाग से पॉलिश कर लिया। इसका ये है हमारा पोल, यहाँ पे C मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है। P और C से होकर जाएगी, और ये जो है R हो गया, ये मुख अक्ष। अब देख रहे हैं इसमें कि उसका जो वक्रता केंद्र था दर्पण के सामने था, यानी परावर्तक पृष्ठ के यानी बाएं तरफ था। इसका वक्रता केंद्र जो है या वक्रता त्रिज्या वो दर्पण के पीछे है, यानी जिधर हम लोग पॉलिश करते हैं उधर, यानी दाहिनी तरफ होती है। उसकी बाएं तरफ होती है और इसकी दाएं तरफ होती है। अब आती है बात इसके दर्पण का द्वारक। दर्पण का क्या है? द्वारक। यानी उसका मुख, खुला हुआ मुख, दर्पण का क्या है? द्वारक। है उसका व्यास। जैसे कि ये जो है दर्पण है, मान लीजिए यम गोली दर्पण MM डैश, तो इसका ये वाला व्यास। तो दर्पण का जो व्यास होता है वही उसका द्वारक कहलाता है। हालांकि ये इस तरह होता नहीं है, ये तो एक चम्मच है, चम्मच या कटोरा होता है उस तरह का होता है। यानी कि दर्पण तो रियलिटी में ऐसे होता है। तो इसका ये वाला व्यास जो होता है, यानी इसके वृत्तीय भाग का जो व्यास होता है वही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक ये तो गोली दर्पण का जो व्यास होता है वही उसका क्या कहलाता है? द्वारक। मतलब उसका कितना मुंह खुला हुआ। तो इस बात को लिख लेते हैं, गोली दर्पण का व्यास ही दर्पण का
द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये हम दर्पण बनाते हैं तो ये पार्ट यानी एम डैश, तो एम डैश क्या है? दर्पण का द्वारक। एम डैश जो है दर्पण का क्या है? द्वारक। इसको हम लोग अपर्चर ऑफ मिरर कहा जाता है। अब चलिए आगे जो है वो दर्पण का मुख्य फोकस। इसके बाद दर्पण का मुख्य फोकस आएगा, फोकस दूरी आएगी और फोकस तल आएगा। अगला है गोली दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस जिसको हम लोग कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस तो गोली दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसको डिफाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए दर्पण पे जो किरण डाली जाती है, जो प्रकाश किरण डाली जाती है, वो मुख्य अक्ष के पैरेलल डाली जाती है। क्योंकि जो सन की रेज आती है पृथ्वी पर वो बहुत दूर से आती है, तो जब रे बहुत दूर से आती है तो वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो उस सूर्य के, चूंकि दर्पण का जो फोकस है वो सूर्य के रेज से ही डिफाइन किया गया। क्योंकि रेज जो है, हालांकि वो जहाँ से निकलती हैं वो पैरेलल तो होती नहीं है, चारों दिशाओं में बिखरती हैं, लेकिन वो इतनी दूर से आती हैं किसी एक पोर्शन की रेज जो है पैरेलल दिखती है। तो फोकस डिफाइन करने के लिए दर्पण पे पैरेलल रेज मतलब है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली जाती है और परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु को काट देती है उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तन के बाद वो जिस पॉइंट पे वो मुख्य अक्ष को काट देती है वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण में है कि परावर्तन के बाद जो है दर्पण से वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, बिंदु से होकर जाती है, मतलब किसमें? अवतल दर्पण में। अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से
आती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, यानी कि उत्तल दर्पण में उस बिंदु को ही मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को ही गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब जैसे कि ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और यहाँ पे हम लोग ने उत्तल दर्पण बना लिया। इसके बीच में इसका ध्रुव है और इसका ये पत्ता केंद्र है। इसके बीच में इसका ध्रुव है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, इसका भी ये मुख्य अक्ष है। अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि रेज या वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं रखी जाती है, इसलिए हम बार बार रे को बाएं से ले रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि समांतर, ये यहाँ पर भी हमने ये समांतर ले लिया, ठीक। समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें इससे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटते, यहाँ पे काटा और इसमें तो परावर्तन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो लगेगा कि यहीं से आ रही या फैल रही, तो इस पॉइंट से, तो ये इसका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। और इस बात को इसी में लिख लो कि इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, हाँ, इसका मुख्य फोकस दर्पण के सामने बाईं तरफ है और इसका मुख्य फोकस दर्पण के अंदर है दाईं तरफ। तो इसका जो है फोकस ऋणात्मक होता है, इसका धनात्मक होता है। जब हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि इसका क्यों ऋणात्मक होता है, उसका क्यों धनात्मक। बस इसके डिफिनेशन ये जानिए कि पैरेलल आएगी मुख्य अक्ष के, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी वो उसका मुख्य फोकस होगा, और ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है वो उसका फोकस होगा। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दो हेडिंग और है इसमें, फोकस तल और फोकस दूरी। फोकस तल और फोकस दूरी, जल्दी से। तो मुख्य अक्ष निर्धारित करने के लिए दर्पण पे क्या है, मुख्य अक्ष के पैरेलल रे डाली गई, और जो सूर्य की रे होती है वो जब पृथ्वी पे आती है तो पैरेलल ही आती है, दर्पण पे पैरेलल डाली गई और उससे मुख्य अक्ष मुख्य फोकस निर्धारित किया गया। अब है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। सिंपल है, फोकस दूरी जो होता है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। दर्पण का ध्रुव P और दर्पण का जो मुख्य फोकस F था कैपिटल, वहां तक की दूरी को दर्पण की फोकल दूरी कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि देखिए ये जो है उत्तल अवतल दर्पण है, मान लो ये अवतल है और उत्तल है। ये मुख अक्ष है इसका, इसका मुख अक्ष ये है, ये ध्रुव है, ये F है, इसका ये C है, ये F है, ये ध्रुव है, ये मुख अक्ष है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये फोकस दूरी कहलाती है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब एक आखिरी हेडिंग है जिसको हम लोग फोकस तल कहते हैं। फोकस तल, फोकल प्लेन जिसको हम लोग कहा जाता है, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन जो होता है वो एक तो मुख अक्ष के लंबवत होता है। फोकस तल होता है वो मुख अक्ष के क्या होता है? लंबवत होता है और मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। यानी कि गोली दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत, गोली दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को गोली दर्पण का फोकस तल कहते हैं। गोली दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अब जैसे ये मान लो अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। मुख्य अक्ष है, ये मान लो मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, C है, F है, ध्रुव, वक्रता केंद्र और F मुख्य फोकस। तो उसने कहा कि पहली बात तो वो मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है और कहाँ से होकर गुजरना चाहिए? F से। तो ये तो फोकस से होकर जाएगा और मुख्य अक्ष क्या होगा? लंबवत। तो फोकस से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही क्या कहा जाता है? फोकस तल। इसे हम लोग कहेंगे फोकस तल। फोकस तल। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश किरण पुंज, जो 3 टाइप का होता है। एक अभिसारी, अपसारी, समांतर। इसके बाद हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम जाने, जिसमें नियम जो है, जिस नियम के अंतर्गत जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। फिर हम लोग गोली दर्पण क्या होता है उसका प्रकार जाने, अवतल दर्पण जाने, उत्तल दर्पण जाने। फिर उससे रिलेटेड को डिफिनेशन देखा हमने कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, किन अक्षरों से इनको प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष हुआ, दर्पण का व्यास, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल।
तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने इतनी चीज़ों के बारे में सीखा। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, और गोली दर्पण में अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, चिन्ह परिपाटी, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।